नो मैम। ठीक हो गया। यस मैम। और ठीक है बेटा, टेट्रामिथाइल सिलेन क्या चीज है? सिलिकॉन के ऊपर मेरा बेटा चार जो है ना वो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। अब इसमें आपको नजर आ रहा है कितने हाइड्रोजन एटम है टेट्रामिथाइल सिलेन के अंदर टोटल? 12 कितने? 12। ये जो बेटे 12 हाइड्रोजन एटम्स है ना, ये सारे के सारे बिल्कुल एक जैसे हैं। मिथाइल मिथाइल मिथाइल, और इनके इर्द गिर्द जो इनकी इन्वायरमेंट है वो भी बिल्कुल सेम है। तो चूंकि 12 है ये, जैसे कि 4 मिथाइल ग्रुप्स हैं, दे हैव सेम इन्वायरमेंट, तो इनकी मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल एक जैसी होती है। ठीक है ना, इन चारों की जो ग्रुप्स लगे हैं इनकी एक जैसी होती है 12 हाइड्रोजन की। तो जब बेटा इनके ऊपर आप रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स आती है ना, तो एक ही जो हमारे पास रेडियो फ्रिक्वेंसी का वेव नंबर है या उसकी फ्रीक्वेंसी है, ये इसको एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, तो उसको एब्जॉर्ब करके उसकी जो भी पीक आती है, ठीक है, जो भी उसकी एब्जॉर्प्शन की पीक आई है वो ये आती है आपके पास, एक बड़ी शार्प सी डिस्टिंक्टिव पीक आती है। उस पीक को हम कह देते हैं जीरो एज रेफरेंस। ठीक है, उसकी जो भी फ्रीक्वेंसी हुई ना मेरा बेटा, उसकी जो भी उसने एब्जॉर्ब किया, हमने उसको पीक को असाइन कर दी वैल्यू जीरो, कि जी ये जीरो वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, अब टीएमएस को इस्तेमाल करने के दो बेसिक पर्पसेस हैं। नंबर वन, ये नॉन पोलर होता है और नॉन टॉक्सिक होता है। ठीक है, इस नॉन पोलर होने की वजह से जो मेजर आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, मैक्सिमम सारे के सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, ये एक अच्छा सॉल्वेंट है हमारे पास टेट्रामिथाइल सिलेन। ठीक है, नॉन पोलर है, एक अच्छा सॉल्वेंट है। नंबर टू, ये नॉन टॉक्सिक है। ठीक है, मतलब ये आपके इंस्ट्रूमेंट को भी खराब नहीं करता, ये आपके केमिकल के साथ रिएक्शन भी नहीं करता। ठीक है, नॉन पोलर किसी हद तक ये आपका इनर्ट भी है। ठीक है, इसकी इनर्टनेस भी होती है। तो इनर्ट होने की वजह से, नॉन टॉक्सिक और नॉन पोर होने की वजह से एक अच्छे सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज इसमें अवेलेबल हैं। ये रिएक्शन नहीं करेगा, इंस्ट्रूमेंट खराब नहीं करेगा। अगर इसको हम डिस्कार्ड भी करते हैं, सिंक में फेंकते भी हैं, वैसे तो ये गलत बात है। ठीक है, तो ये इतना टॉक्सिक नहीं है, लेकिन टॉक्सिसिटी लेवल है वैसे इसका। ठीक है, लेकिन नॉन टॉक्सिक फॉर इंस्ट्रूमेंट की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो पहली रीजन तो ये है। दूसरी रीजन ये है कि जो इसके चारों के चारों हाइड्रोजन 12 जो है इसके चारों ग्रुप जो है, गिव शार्प डिस्टिंक्ट वाजिया, ठीक है, पीक, एक सिंगल पीक देते हैं सारे के सारे मिला के, बिकॉज दे हैव सेम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, सेम मैग्नेटिक नेचर, बिकॉज ये भी सेम जो है, इनके इर्द गिर्द जो एनवायरमेंट है वो भी सेम है। तो शार्प पीक को मेरा बेटा हम यूज कर सकते हैं एज अ रेफरेंस। बात समझ में आई? यस यस। अब उसकी जो बेटा हमने अपना स्पेक्ट्रम प्लॉट किया, स्पेक्ट्रम में हमने अपने जो सिस्टम है उसमें हम लोगों ने इनपुट डाली हुई होती है, उसको हमने फंक्शन किया हुआ होता है उसके अंदर, कि जो टीएमएस की हमारे पास पीक आएगी उसको आपने वैल्यू साइन करनी है जीरो। अब आप इसके अंदर अपना सैंपल डालें, सैंपल डाल के आप जो है आप इसको इस पे रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स बम्बार्ड करवाएं, जो एब्जॉर्ब होगी वो एब्जॉर्ब होगी। अब जो इससे जितने गैप पे बनेगा, जैसे आपको ये गैप नजर आ रहा है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये वैल्यू है 1.6 की वैल्यू। ठीक है, अब 1.6 जो बेटे वैल्यू आई है, ये है इट इज अ डिफरेंस फ्रॉम टीएमएस पीक और हमारे ग्रुप की पीक। इस मिथाइल ग्रुप की जो पीक है, ये किसी का भी हो सकता है, मिथाइल बेंजीन का ये है हमारे पास बेसिकली। तो इथाइल बेंजीन बेटे क्या चीज होती है? ये हमारे पास हमारा बेंजीन का रिंग है। ठीक है, और इस रिंग में यहाँ पे CH2 लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। ये तो बेटा CH3 होगा ना, इसकी पीक ये होगी। ठीक है, इसकी आपके पास तीन, देखो आपको नजर आ रहे हैं ना हाइड्रोजन एटम, तो ये आपके पास ये वाली पीक्स आ जाएंगी। तो इस गैप से कितने डिफरेंस के ऊपर, रेफरेंस से हमें मिथाइल की पीक कितने डिफरेंस में मिलेगी, कितने डिफरेंस में मिलेगी, ये इस मिथाइल की केमिकल शिफ्ट है। ठीक है, तो केमिकल शिफ्ट को बेटा हम डिफाइन करते हैं, इट इज अ डिफरेंस फ्रॉम टीएमएस। टीएमएस से कितने डिस्टेंस पे, कितने डिफरेंस पे हमें हमारी एब्जॉर्प्शन पीक मिलेगी हमारे पर्टिकुलर ग्रुप की या एटम की। इसी तरह ये देखो, ये हमारे पास CH2 की ये वाला जो CH2 है उसकी पीक हमें नजर आ रही है, ये तकरीबन 2.3 पे होती है। ठीक है, 2.3 पे तो नहीं कह सकते, 2.5 पे हो सकती है, ये बेटा उसकी पीक्स मिलेगी हमें। ठीक है, सिमिलरली ये जो बड़ी शार्प पीक नजर आ रही है, अब बेंजीन के अंदर 5 हाइड्रोजन एटम है और वो पांचों को मिलके एक ही तरह की पीक शो करते हैं, तो ये जो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 7.5 की पीक मिलती है,
ये हमारे पास इधर आ रही है, ठीक है। तो ये जो केमिकल शिफ्ट है, ये 7.5 पे हमें बेंजीन के हाइड्रोजन एटम्स की शिफ्ट मिलती है। शिफ्ट का मतलब है हाइड्रोजन से वो कितना शिफ्ट हुआ है, हाइड्रोजन टीएमएस से, सॉरी हाइड्रोजन इसके हाइड्रोजन है वो टीएमएस से कितने डिफरेंस में बने हैं, कितने शिफ्ट हुआ है टीएमएस से, इस पीक से कितना इधर गया, ठीक है। तो ये केमिकल शिफ्ट कहलाती है। जैसे आईआर में वेव नंबर एक सिग्नेचर था हमारा, यूवी में लैम्डा मैक्सिमम निकाल रहे थे हम, तो बेटा आई एनएमआर के अंदर हम लोग केमिकल शिफ्ट निकालते हैं, दैट इज अ डिफरेंस ऑफ एब्जॉर्प्शन फ्रॉम टीएमएस, रेफरेंस के लिहाज से कितना पे आ रहा है। क्लियर है बेटा ये बात? यस मैम। तो ये बेटे ये जो है ना, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। द सेपरेशन ऑफ अ सिग्नल इन एनएमआर स्पेक्ट्रम फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड केमिकल शिफ्ट। कि हमारे पास जो हमें एनएमआर का सिग्नल मिल रहा है वो कितने फासले पे है, कितनी सेपरेशन पे है फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, उसे हम केमिकल शिफ्ट बोलते हैं। और ये हर एक ग्रुप ऑफ एटम का एक पर्टिकुलर शिफ्ट होती है, उसे आइडेंटिफाई होता है। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज मेजर्ड एज अ केमिकल शिफ्ट फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट, कि हमारे हाइड्रोजन एटम कहाँ मौजूद है, उनकी पोजीशंस क्या हैं, उसको मेजर किया जाता है उसकी केमिकल शिफ्ट से। और केमिकल शिफ्ट हमेशा मेजर की जाती है रेफरेंस पॉइंट से, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट क्या है हमारा? रेफरेंस पॉइंट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ टीएमएस टेट्रामिथाइल सिलेन। टीएमएस की जो एब्जॉर्प्शन है वो किस पॉइंट पे आएगी, वो हमारा रेफरेंस पॉइंट है। उसकी केमिकल शिफ्ट को हम 0 सेट करते हैं खुद से। टीएमएस मेरा बेटा एक नॉन टॉक्सिक है, नॉन रिएक्टिव है। इट्स ऑल हाइड्रोजन एटम्स गिव सिंगल पीक वेल सेपरेट फ्रॉम द पीक्स ऑफ मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं मैक्सिमम है, उनकी पीक्स का काफी डिस्टेंस होता है हमारे टीएमएस की पीक से। तो वो टीएमएस की पीक हमें ना अलग से बड़ी वाज़ेह नजर आ रही होती है कि ये हमारी रेफरेंस की पीक है। ये बात बड़ी क्लियर होगी है सबको? ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनता है अलग से। जी मेरा बच्चा, इसमें कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ठीक है, ओके मेरा, एक मिनट जरा रुकिएगा। हाँ जी। तो ये हमारे पास मेरा टीएमएस की पीक थी, ये हमारा स्पेक्ट्रम है, ठीक है। इसमें आपके पास स्पिन स्पिन कपलिंग, स्पिन स्पिन कपलिंग बेटा सिंपल एक चीज होती है, ये आई थिंक सो आपकी टर्म इस्तेमाल हुई है पर प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं हुई। इसका मतलब ये होता है, ये देखो ये चीज एक नजर आ रही है आपको, ठीक है, ये है CH3 ये इसकी पीक है ना, मगर ये हमारे पास आपको स्प्लिट अप हुआ नजर आता है कि कितनी स्प्लिटिंग में आई है, मतलब इसकी जो पीक है ना ये और फर्दर कितनी पीक्स में डिवाइड हुई हुई है, ये हमें बताती है कि इसके नेबरिंग में कितने हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास इसकी पर्टिकुलर पीक आ गई, वो पीक कितने में स्प्लिट हो गई है ना, वो 7 वाले जो एटम्स है ना, जिसकी ग्रुप 7 वाला ग्रुप लगा हुआ है, वो उसकी इन्वायरमेंट के बारे में हमें बताता है। तो हमें ये भी पता लग जाता है मेरा बेटा कि हमारे इर्द गिर्द और कितने से सिंगल पीक बताएगी कि कौन से टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम है, और उसकी स्प्लिटिंग कि वो कितनी और स्प्लिट हुई हुई है, कितनी और छोटी छोटी पीक्स में, वो बताता है कि उसके साथ कितने हाइड्रोजन एटम उसके इर्द गिर्द लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाती है आपकी स्पिन स्प्लिटिंग। The magnetic interaction of neighboring nuclei with each other is called spin-spin coupling. मतलब 7 वाले की स्पिन और इस वाले की स्पिन आपस में कपल अप होगी, और बता उस इंटरेक्शन को हम लोग नाम देते हैं स्पिन स्पिन कपलिंग। उस कपलिंग की वजह से आपका सिग्नल बेटा स्प्लिट कर जाता है छोटी छोटी पीक्स के अंदर। The splitting of signal of a particular nuclei due to spin-spin coupling with the neighboring nuclei is called spin-spin splitting. मतलब वही जो कपलिंग है ना, वो जो उसकी सिग्नल से स्प्लिट कर जाएगा, उसे बेटे हम लोग नाम देते हैं स्पिन-स्पिन स्प्लिटिंग का। बस ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है, इससे हमें ये पता लग जाता है कि हमारे इर्द गिर्द और कौन से एटम्स लगे हुए हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स लगे हुए हैं। बात समझ में आ गई? यस मैम। ये बेटे आगे आपके काम का नहीं है, ये भी आपके काम का नहीं है, ये आपके काम से निकल गया है, ठीक है। आगे बेटे है आपके एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। एनएमआर में कोई मसला है तो मुझे बताओ, शाबाश। ये निकल गया है आपके सिलेबस में से ना, इसलिए मैंने पहले डाला हुआ था, मैंने निकाल दिया, ठीक है।
तो ये आ गया बेटा। मैच स्पेक्ट्रोस्कोपी रह गया सिर्फ अब। एटॉमिक नहीं है? नो मैम, एटॉमिक सिलेबस से निकल गया? नो मैम एटॉमिक है, ये है एटॉमिक वाला, एटॉमिक लाइन और क्या कर रहा कॉन्फॉर्मेशन वाला। है? अच्छा, इट्स अ वेरी इजी बेटा, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी इज वेरी इजी। आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम याद है? हम सिंपल बेटे क्या करते हैं, आपके एटम्स लेते हैं, हम अपना सैंपल लेते हैं, ठीक है? हमने अपना सैंपल लिया, ये हमारा सैंपल था, ठीक है? इट्स अ वेरी इजी टेक्निक। ये बेटे हमारे पास हमारा सैंपल है, ठीक है, दिस वन। इस सैंपल में हम लोग क्या करते हैं मेरा बेटा, इस सैंपल को हम छोटा सा सिंगल सा ड्रॉप, इतना सा ड्रॉप, इतना वाकई इतना सा ड्रॉप चाहिए होता है हमें, काफी है इतना ड्रॉप, ठीक है? हम सिंपल फॉर एग्जांपल आपको कहते हैं कि जी आपके पानी के अंदर कौन कौन सी मेटल्स है, ठीक है? पानी आपका निकल के जा रहा है इंडस्ट्री में से या फिर घरों में से पानी निकल के जा रहा है, या आपका घर का आप पानी चेक करना चाहते हो कि जो आपके घर में पानी आ रहा है क्या उसमें हैवी मेटल्स तो नहीं है जो आप पीने के लिए इस्तेमाल करते हो। अब पानी लो, उस पानी को हम थोड़े बहुत एसिड से ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास जो है वाटर है, उसके अंदर कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और उसके अंदर मैग्नीशियम मौजूद है, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी ऑर्गेनिक की चेन्स लगी हुई है, फॉर एग्जाम्पल कार्बन के बॉन्ड बने हुए, कार्बन के रिंग बने हुए, हम इसमें एसिड डाल के कार्बन की चेन तोड़ देते हैं और सिर्फ इसमें से मैग्नीशियम आयन अलग कर लेते हैं, ठीक है? अगर हीमोग्लोबिन है अंदर फॉर एग्जाम्पल है, इसमें आयरन हम अलग कर लेते हैं, मतलब आयंस को अलग अलग करके ना वो एक सॉल्वेंट बना लेते हैं, याद है? ठीक है, वो सॉल्वेंट बेटा हमने यहाँ पे डाल दिया, अब वो सारे आयंस के अंदर मौजूद है। यहाँ से इसको एक ड्रॉपलेट लेते हैं, इसको इधर लेके गए, इसमें अपनी फ्यूल गैस डालते हैं, एसिटाइलिन, साथ हमने कोई ऑक्सीडाइजिंग गैसेस भी डालते हैं, लेकिन ज्यादातर हम फ्यूल गैस डालते हैं। इसको बेटा यहाँ से हम गुजारते हैं, इसको हम यहाँ पे मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद इसको ऊपर लेके जाते हैं। अब सैंपल है हमारा, उसमें सॉल्वेंट है हमारा और हमारी फ्यूल गैस है, इसको मेरा बेटा हम यहाँ से स्लिट बर्नर में से गुजारते हैं और इसको हम बर्न करते हैं। फ्लेम टेस्ट याद है ना आपको? फ्लेम टेस्ट आपका यस मैम। फ्लेम टेस्ट का बेटा इंस्ट्रूमेंट बनाया है हमने। हमने फ्लेम टेस्ट में याद है हमने क्या किया था, हमने अपना जो सॉल्ट लिया था उसको हमने HCl से ट्रीट किया था और सॉल्ट को फिर हमने फ्लेम के ऊपर रखा था और फ्लेम का कलर हमें पता लग गया था कि उसके कलर को हम खुद देख के पहचान रहे थे कि जी ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी से हाई एनर्जी में गया है, ठीक है, तो वो कितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की होगी, जो कलर निकल के आ रहा था उस कलर से हम आइडेंटिफाई कर रहे थे, ठीक है? लेकिन वो फ्लेम टेस्ट लिमिटेड है सिर्फ कलर उन एलिमेंट्स के लिए कि जो हमें कलर का फ्लेम दे रहे हैं, जिनका फ्लेम कलर्ड नहीं होता उनको हम पहचान नहीं पाते थे ना, तो हमने इंस्ट्रूमेंट बना दिया उसका। अब बजा के खुद हम अपनी नजरों से देखें कि हमें एनर्जी कौन सी एमिट होकर मिल रही है, हम बेटा उसको एक इंस्ट्रूमेंट से मैयर करवा लेते हैं। तो हम सिंपल बेटा इसको बर्न करेंगे, उस कंपाउंड को इस फ्लेम में बर्न करेंगे, ठीक है? एसिटाइलिन का फ्लेम हो सकता है, इसके अलावा हमारे पास ऑक्सीजन का फ्लेम हो सकता है, इस फ्लेम में इसको बर्न करते हैं। अब उस बर्निंग में मेरा बेटा इसके ऊपर हम अपना लाइट का सोर्स फेंकते हैं, इसमें हमारे कैटाइंस हैं, कैल्शियम का आयन है, ठीक है, कैल्शियम का मेरा बेटा इसमें आयन हो सकता है, इसमें मैग्नीशियम के आयन हो सकते हैं, सोडियम का आयन हो सकता है, थोड़ी सी अमाउंट में भी हो सकते हैं। तो जैसे इस पे लाइट गिरेगी, जो उनके इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइट करके हायर शेल में जाएंगे। आफ्टर डी एक्साइटेशन अब हम एब्जॉर्प्शन एनर्जी भी मैं कर सकते हैं कि जी कितना एक्साइट हो गया, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है, डिफरेंट, और ये मेरे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं और मैं इन पे पर्टिकुलर एनर्जी जो है वो बम्बार्ड करवा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल इस तीन में से सिर्फ एक जो है एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है और दो ट्रांसमिट हो गई है और मैं सिर्फ इनको मेजर कर लेती हूँ इस इंस्ट्रूमेंट में, तो ये मेरे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाएगा, ठीक है? एब्जॉर्प्शन एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाएगी, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। लेकिन अगर मैं आफ्टर डी एक्साइटेशन यही जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई थी अगर उसको लेती हूँ तो वो इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है, ठीक है? वो दो हैं। अगर आप सिर्फ एब्जॉर्प्शन वाले को मेजर कर लेते हो कि एक्साइटेशन हुई और आपने तब मेजर कर लिया, या आफ्टर डी एक्साइटेशन, बात वही है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी गैप सेम होता है ना। तो बेटा वो यहाँ से जो आपके पास एनर्जी ट्रांसमिट होकर आई, एमिट होकर आई, उसको हम स्लिट से गुजारते हैं, मोनोक्रोमेटिक से गुजारते हैं, उसको फोटो डायरेक्टर पे लगाते हैं, ये आपके जो लाइट है ना उसको मेरा बेटा कन्वर्ट कर देती है, ये जो आपकी लाइट आ रही है, फोटॉन्स आ रहे हैं, उसको इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट कर देती है। यहाँ पे सेमी कंडक्टर लगे हुए होते हैं और यहाँ पे हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है? तो बेसिकली वो हमें ये बता देता है कि इसमें कौन कौन सी आइंस हैं, मतलब ये डेल्टा ई जो है, ये डेल्टा ई जो बेटे हमारे पास निकला है, ये डेल्टा ई, ठीक है, कौन कौन से आइंस हैं, ये डेल्टा ई पर्टिकुलर होता है विद रिस्पेक्ट टू एलिमेंट, आपने पढ़ा होगा ना, माइनस के जेड का स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, तो ये बेटे हमारा पर्टिकुलर होता है, ये जेड पे डिपेंड करता है। तो हम उस जेड से क्या कर लेते हैं, एलिमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, कितनी ज्यादा मिकदार में उसने एब्जॉर्ब की, उससे हमें उनकी इंटेंसिटी पता लग जाएगी कि इसके अंदर कंसंट्रेशन कितनी थी। एब्जॉर्प्शन यहाँ पे नजर आ रही है ना आपको लिखी हुई, तो पता लग जाता है मेरा बेटा कि कितनी मिकदार में, कंसंट्रेशन भी पता लग जाएगी
ठीक है, कि कितनी है, कौन कौन सी है और कितने हैं, दोनों पता लग जाते हैं। और ये इतने अच्छा इंस्ट्रूमेंट है कि ये आपको ना बहुत ट्रेस अमाउंट भी बता देता है, पार्ट्स पर मिलियन भी बता देता है कि ये क्या चीज है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अकर इन एन एटम बाय एक्साइटेशन सोर्स इज फ्लेम स्पार्क, हम फ्लेम के जरिए अपना इसको एक्साइट करवाते हैं। De-excitation result in the emission of radiation as a spectral lines which return to its lower energy state, जो आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था, बामर सीरीज, लाइमन सीरीज, पी फंड सीरीज, बेटा बेसिकली वो सीरीज ऑफ लाइंस हम लेते हैं यहाँ से और उन लाइन से हम अपने एलिमेंट को डिटेक्ट कर लेते हैं। द मेजरमेंट ऑफ स्पेक्ट्रल रेडिएशंस इमिटेड बाय एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, और मेजरमेंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। दोनों के बेटा जो डिफरेंस होगा ना एनर्जी लेवल डेल्टा ई, वो बेटे हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक हो गया, इसमें कोई मसला? हाँ जी बॉयज, नो मिस। सिंपल बेटा, आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जैसे लिया था ना वैसे ही वो वाला है। बामर सीरीज निकालते हैं, लाइमन सीरीज से बेटे फाइंड आउट करते हैं इसको। ठीक है, अच्छा आगे बेटे इसके एडवांटेजेस हैं हमारे पास, उनके डिसएडवांटेजेस हैं। ये इंस्ट्रूमेंट मेरा बेटा एडवांटेज ये है कि ये हाईली स्पेसिफिक है, मतलब ये है कि अगर आपके पास सोडियम है और आपके पास है मेरा बेटा मैग्नीशियम, दोनों एक ही पीरियड में बिलोंग करते, एक ही पीरियड में है ना, ठीक है, अगर ये दोनों एलिमेंट मौजूद हैं और फॉर एग्जांपल इन दोनों की स्पेक्ट्रल लाइंस बहुत करीब करीब आ रही है, मतलब ये उसमें भी डिस्टिंग्विश कर लेगा इवन थोड़ी सी मिकदार में क्यों ना हो जाए। फॉर एग्जांपल ये इसके 1000 मेरे पास आइंस अवेलेबल है, इसका सिर्फ एक आइन अवेलेबल है, आपके पास ये इन दोनों में भी डिफरेंस क्रिएट कर सकता है कि इसका एक है और इसके 1000 है। इवन इन दोनों की जो एनर्जी लेवल्स हैं वो मैच कर रहे होते हैं, किसी हद तक थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये उस एनर्जी लेवल को भी मेरा बेटा क्या कर लेता है, फाइंड आउट कर लेता है। इट्स अ वेरी हाईली स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट, वेरी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट, थोड़ी सी अमाउंट भी बेटा ये डिटेक्ट कर लेगा। लो कंसंट्रेशन डिटेक्शन होती है, मेटलाइट भी आइडेंटिफाई हो जाते हैं, जो मेटालिक और नॉन मेटालिक दोनों नेचर शो कर सकते हैं। इसमें सैंपल हम सॉलिड स्टेट में भी डाल सकते हैं, लिक्विड में भी, कोई खास स्पेशल टेक्निक हमें नहीं चाहिए होती इसको अलग से बनाने के लिए, बस सॉलिड लिक्विड कोई भी एनालिसिस में परफॉर्म हो सकता है। छोटा एक कतरा, छोटा सा कतरा भी बेटा हमें सफिशिएंट होता है, तो मिनिमम सैंपल एनालिसिस, सैंपल प्रिपरेशन रिक्वायर्ड होती है, बहुत ज्यादा मिकदार में सैंपल हमें नहीं चाहिए होता। रिजल्ट्स हमें मेरे बेटा 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर अंदर इधर आपने इजेक्ट किया ड्रॉप, विद इन सेकेंड्स मेरा बेटा आपको वहां डिस्प्ले आ जाता है कि इसमें ये एलिमेंट्स है इतनी इतनी मिकदार में। ये इतना फास्ट इंस्ट्रूमेंट है, 30 सेकंड्स और 1 मिनट के अंदर अंदर इसका रैपिड जनरेशन है, और ये हर तरह के सैंपल पे अप्लाई हो सकता है, मेटल्स, एलॉयज, पेंट्स, जियोलॉजिकल सैंपल्स, मतलब जो आप जमीन खोद के अपने मिनरल्स चेक करना चाहते हो, ओर्स ले रहे हो ना आप, कि इस ओर में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, क्या हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इस एलिमेंट को निकालने के लिए, या आप आर्कियोलॉजी कर रहे हो और आप ये चेक करना चाहते हो कि मुझे ये बर्तन मिले हैं या मुझे ये बोन्स मिली हैं, तो इस बोन्स में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, इन्वायरमेंटल सैंपल, बायोलॉजिकल सैंपल्स, हर तरह के सैंपल्स में मेरा बेटा ये इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बेटे बनता है। दूसरा बेटे डिसएडवांटेजेस के क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि ये कॉस्टली होता है, ठीक है, और इसका इंस्ट्रूमेंट हैंडल करना या ऑपरेट करना, ये जो पीछे बेटे आपको याद हो कि हमने यहाँ पे एक गैस डाली थी ना एसिटाइलिन वाली, ये जो बेटे इसका फ्लेम है ना, इसका न्यूबिलाइजर, इसके बनाना, इसका फ्यूल सेल कितना चाहिए, कितनी डालनी है, ये कैलकुलेशन बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, इसको बड़े एक्सपीरियंस बंदा इसको हैंडल करे तो ये हो सकता है। ठीक है, सो मेरा बेटा ये आम आदमी नॉर्मली हैंडल नहीं कर सकते, इसके लिए एक्सपीरियंस बंदा चाहिए होता है। स्पेक्ट्रम, और स्पेक्ट्रम आता है उसको इंटरप्रेट करना कि कौन कौन सी पीक्स हैं, उसके लिए एक्सपीरियंस पता चाहिए। इसके अलावा मेरा बेटा जो इसका, खैर ये मटीरियल, ये अब डिसएडवांटेज खत्म हो गया, पहले ये था लेकिन अब ये खत्म हो गया। इसको मेरा बेटा हम इसका जो स्पेक्ट्रम है ना, पहले हम ले लेते थे फोटोग्राफिक फिल्म पे लेते थे, वो लाइंस की फॉर्म में ना, लाइमर सीरीज, बामर सीरीज, अब ये खत्म हो गया, अब हमें पेपर पे मिलती है। ठीक है, अब हम ये पेपर पे भी ले लेते हैं। रेडिएशन इंटेंसिटीज आर नॉट ऑलवेज रिप्रोड्यूस्ड। हाँ, इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर सेम वही सैंपल मैंने 2 दफा रन किया है, तो हो सकता है पहले वाले में मुझे डिफरेंट इंटेंसिटी मिल जाए और दूसरे वाले में डिफरेंट मिल जाए, क्योंकि ये डिपेंड करता है उसकी कंबस्शन के ऊपर कि कितनी मिकदार में मेरा बेटा वो कंज्यूम हुआ है, उसका कंबस्शन कितनी जल्दी हुई है, एक्साइटेशन जो है वो कितनी हुई है। ठीक है, इसका रिलेटिव एरर ज्यादा है 2%, जिससे 1% इसका रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर का मतलब होता है आपने एक पहले इसका ग्राफ लिया फिर दोबारा ग्राफ लिया, इन दोनों में जो डिफरेंस है ना वो थोड़ा सा हो जाता है, आपका रिलेटिव एरर है। ठीक है, क्योंकि वो कंबस्शन रेट पे डिपेंड करता है। और आपकी
आपकी एक्यूरेसी और जो प्रिसीजन है वो ज्यादा हाई नहीं होती इसकी, ठीक है। ये बेटा क्लियर है ये बात? हाँ जी बॉयज, क्लियर है बेटा? जाग रहे हैं मेरे बच्चे? मुझे पता है मेरा बेटा ज्यादा हो गया, लेकिन जाग रहे हो कि सो रहे हो? जाग रहे हैं। जाग रहे हैं मिस। अच्छा जाग रहे हैं। जाग रहे हैं, चले। अच्छा बेटा, दूसरा है आपका एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो इमिशन वाली थी, ये एब्जॉर्प्शन है। इसमें मेरा बेटा जो आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है ना, हम उसको मेजर कर लेते हैं, ठीक है। जो जितने इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन करने के लिए इस्तेमाल की फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल, ये जो बेटा एब्जॉर्ब हुई है ना, मतलब एक्साइटेशन के वक्त जो एनर्जी होगी उसको हम मेजर कर लेंगे, उसको हम स्टडी करेंगे, एब्जॉर्प्शन होगी। डी एक्साइटेशन के वक्त जो एनर्जी इमिट होती है उसको एटॉमिक इमिशन कहते हैं। और ये दोनों की दोनों मेरा बेटा जो है ना एक ही तरह की इंफॉर्मेशन देती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम ये स्टडी करते किस टाइम पे। एक्साइटेशन में अगर हम कर रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन, डी एक्साइटेशन पे कर रहे हैं तो इमिशन होगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या चीज है? स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, लाइट from the source is passed through the flame containing the atoms in the gaseous state. Part of the light is absorbed. The extent of absorption is proportional to the number of ground state of the atom present in the flame. कि जितनी ज्यादा वो absorb होगी, कौन सी absorb हो रही है, इससे टाइप ऑफ एटम पता लगेगा। कितनी absorb हो रही है, इससे पता लगेगा कितने एटम्स अवेलेबल हैं। तो मतलब कंसंट्रेशन भी पता लग रही है और नेचर भी पता लग रही है। तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस भी है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी है। ये मेरा बेटा आपके पास आपके ये इंस्ट्रूमेंट्स थे। अच्छा मेरा बेटा, आपके पास जो है ना एक शॉर्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, फिर बुक ओपन करें, लास्ट बिल्कुल लाइंस होंगी एटॉमिक एमिशन की, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन की, ठीक है। वहां मेरा बेटा जहाँ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिखे हुए हैं ना, वहां पे नीचे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है that atomic absorption, atomic emission spectroscopy is more superior than atomic absorption spectroscopy. मतलब वो ज्यादा बेहतर होती है, लिखा हुआ है। तो मेरे पास पीडीएफ में मेरा अपना बुक अवेलेबल नहीं है, वरना मैं आपको बुक से दिखा देती। नजर आया सबको? बेटे हसन, अहमद, कुमैल, मोइस देख रहे हैं हमें। देख रहे हो? मैम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो एप्लीकेशंस लिखी हुई हैं, हाँ उसी एप्लीकेशन में नीचे करके देखो ना, आखिर में एक पैराग्राफ होगा, बिल्कुल टेक्निक के एंड में पैराग्राफ है होगा वो। मैम एप्लीकेशन कितनी राइट साइड पे वो पेज बनता है, राइट साइड पे पेज बनता है और उसके एंड वाले हिस्से में लिखे हुए पैराग्राफ में, तो मुझे याद पड़ा है थोड़ा थोड़ा। तो नो मैम इस तरह लिखा हुआ। मैम एप्लीकेशंस के 3 पॉइंट्स हैं, उसके बाद मैथ स्पेक्ट्रोग्राफी स्टार्ट हो गई है। अच्छा वो 2 पॉइंट्स को देखो, वहां पे कहीं पे लिखा होगा कि मोर एफिशिएंट कौन सी टेक्निक है, वहां पे ये चीज, ये इस तरह की कुछ वर्डिंग्स लिखी हुई है वहां पे, दैट एटॉमिक एमिशन इज मोर एफिशिएंट देन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन इज मोर एफिशिएंट देन टेक्निक लिखी हुई है, the atomic absorption spectroscopy technique has become the most powerful tool of analysis because in this method small concentration of sample is used. And it is also used for analysis metal for a complex mixture is possible and a high energy source must not be employed. ठीक है। तो बेटा ये जो आपके पास पैराग्राफ्स है ना, यहाँ पे दरमियान में ना आपको कंपैरिजन दिया गया एटॉमिक एब्जॉर्प्शन का और एटॉमिक एमिशन का। तो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन इज मच मोर पावरफुल एज कंपेयर टू एटॉमिक एमिशन, बिकॉज उसके अंदर हमारे पास जल्दी सैंपल रिजल्ट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स जो आपके मैट्रिसेस होती हैं उनको भी आइडेंटिफाई कर सकता है। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ठीक हो गया। इसको बेटा वहां से मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। आगे आपकी बेटा आती है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री, इट्स वेरी इजी टेक्निक। मैं आपको लिंक दोबारा से सेंड करती हूँ और फिर इसको कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। वैसे हो जाए ना, 9 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मेरा बेटा, मैम फिजिक्स वाला लिख सकते हैं? फिजिक्स वाले में क्या है? यही है मैम, बेसिकली सेम टेक्निक है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री, इतना कोई मुश्किल नहीं है उसके अंदर, ठीक है। आपके पास किया क्या जाता है मेरा बेटा, ये मीट्री है, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं है, इसमें बेटा हम रेडिएशन नहीं बर्बाद कराएंगे। हम सिंपल क्या करते हैं, ये बेटे आपके पास आपका सैंपल है, ठीक है। इस सैंपल के ऊपर सबसे पहले तो मेरा बेटा सैंपल को हम लेने के बाद ना उसको पहले हम वेपराइज करते हैं, उसको हम हीट करते हैं, हीट में वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो बेटा इसमें छोटे छोटे वेपर्स बना लेते हैं। शर्त ये कि वेपर्स होने चाहिए, ठीक है।
आपका एलिमेंटल सैंपल होना चाहिए, एलिमेंट फॉर्म में होना चाहिए, मतलब इसमें कंपाउंड्स नहीं होने चाहिए, एलिमेंटल मतलब इसको ब्रेक कर दो, ठीक है, ब्रेक करके इसको वेपराइज करो, वेपराइज करके इसमें ना इलेक्ट्रॉन बीम इजेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम बेटा क्या करती है, ये हमारे पास हमारे आया है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मेरा एक एटम था ना, ठीक है, अब उसमें एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आया है, वो इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और इसको यहाँ से निकाल के ले जाएगा। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक सिंपल मॉलिक्यूल था, उसके ऊपर बेटा पूरा हमारे पास मॉलिक्यूल आया, इलेक्ट्रॉन आया, उसने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा दिया, तो ये आयन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो बेसिकली हम आयोनाइज कर देते हैं अपने सैंपल को, तोड़ भी देते हैं और आयोनाइज भी कर देते हैं, ठीक है। जैसे ये आपके पास है ना मेथनॉल है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब क्या होता है कि बहुत सिंपल सी इसका प्रिंसिपल, इट्स वेरी इजी। आपके इलेक्ट्रॉन्स आए, इस पे बम्बार्ड हुए, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे आके टकरा रहे हैं तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, CH3, ठीक है, हो सकता है रेडिकल्स बन जाए, CH2OH का रेडिकल बन गया, यहाँ आके टकरा के इसको इसने निकाल दिया यहाँ से, तो ये पूरा का पूरा CH3 CH2OH का एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो पूरा एक मॉलिक्यूल का ओवरऑल एक आयन बन जाएगा, ठीक है। इसमें से अगर यहाँ आके टकराया है तो अगर हाइड्रोजन एटम अलग हो गया तो H पॉजिटिव आयन बन जाएगा, इस पूरे का एक आयन। तो बेसिकली आयोनाइज कर देता है, वो आपके पूरे मॉलिक्यूल को तोड़ देता है, छोटे छोटे आयंस में या रेडिकल्स में तोड़ देता है। अब हमने क्या करना है मेरे बेटा, वो जो आयंस और वो रेडिकल जो यहाँ पे मौजूद है ना इस पूरे चैम्बर के अंदर, हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा क्या करती है, उनको एक्सेलरेट कर देती है, खींचती है अपनी तरफ, वो सारे के सारे आपके आयंस इधर की तरफ आते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ से सेपरेट कर लेते हैं, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं उसको हम सेपरेट करते हैं। जो आपके मॉलिक्यूल्स है ना, छोटे छोटे मॉलिक्यूल के पीक, जैसे ये वाली पूरी एक पीक थी, ये वाला एक पार्ट था, ये सारे आपके आयंस मेरा बेटा हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सेलरेट करवा के उसको जोर से मैग्नेटिक फील्ड में से पास करते हैं। ये बेटी आपकी एक्सेलरेटिंग फील्ड है, यहाँ पे हमने लगाई हुई है मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, जिसका जितना ज्यादा मैस होगा उस हिसाब से मेरा बेटा वो सर्कुलर पाथ में क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, मैस के हिसाब से। जिसका मैस ज्यादा, ठीक है, वो मेरा बेटा जैसे आपके वो भारी पत्थर है, आप उसको अपने हाथ में घुमा रहे हो, तो जो हैवी पत्थर होता है उसको बहुत ताकत के साथ आपको घुमाना पड़ता है, तो मेरा बेटा वो हमारे पास क्या होता है, वो दूर से होके आता है। और जो लाइटर होते हैं वो जल्दी बेंड कर जाते हैं, जल्दी घूम जाते हैं, तो बेटा सब अपने मैस की वजह से अलग अलग हो जाते हैं। तो हम इसे कहते हैं मैस टू चार्ज रेशो की वजह से ना M/E वैल्यू जो है, ठीक है, हम उसके लिहाज से इसको सेपरेट कर लेते हैं। सब इधर अलग अलग आते जाते हैं, इधर हम उनकी पीक्स लेते जाते हैं। तो ये मेरा बेटा सिंपल हमारे पास मैस स्पेक्ट्रोमीटर है कि हम लोग अपना मॉलिक्यूल लेते हैं, मॉलिक्यूल्स को हम तोड़ देते हैं, अपने छोटे छोटे आयंस बना देते हैं उसके, और उन आयंस की फ्रेगमेंट्स को हम फिर मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारते हैं, जो जिसका जितना जितना मैस होता है उस मैस से वो अलग अलग होते जाते हैं, और उनकी जितनी जितनी अमाउंट होती है वो आते हैं यहाँ पे टकराते हैं, उनका करंट प्रोड्यूस हो रहा था, वो डिटेक्टर बन जाते हैं, ठीक है। और फिर हम बाद में पीक्स को जोड़ के तो पता लगा लेते हैं कि हमारे पास कौन सा सैंपल्स आते हैं। देखो मैस स्पेक्ट्रोमीटर 5 स्टेजेस हैं। वेपराइजेशन, द सैंपल इलेक्ट्रॉन्स आर वेपराइज्ड, ठीक है, सैंपल को हम लोग वेपराइज करते हैं, फिर उसको आयोनाइज करते हैं। पॉजिटिव आयंस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वेपर्स, इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड कराएंगे, वो वेपराइज हो जाएंगे, फिर उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाएंगे, वो एक्सेलरेट करवाते हैं, उसको हम लोग आगे डिटेक्टर के अंदर पास करवा देते हैं। इसमें से हम इलेक्ट्रॉन्स अलग कर लेते हैं, पॉजिटिव आयंस अलग कर लेते हैं। डिटेक्टर में मेरा बेटा क्या होता है, मैस टू चार्ज रेशियो के हिसाब से वो सब आयंस अलग अलग हो जाते हैं, और फिर उनको हम स्पेक्ट्रम की फॉर्म में उसको रीड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल बेटा, इट्स अ टेक्निक इन व्हिच एटम्स और मॉलिक्यूल्स are turned into ions and measure their mass by deflecting them in the magnetic field. Charge to mass ratio या mass to charge ratio दोनों को हिसाब से इसको कर सकते हैं। लार्ज मेरा बेटा जो mass है उनकी स्मॉल E और M वैल्यू होगी, क्योंकि mass डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो वो लेस डिफ्लेक्शन करेंगे, और स्मॉल mass के होते हैं, mass चूंकि यहाँ डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो बेटा उनकी लार्ज डिफ्लेक्शन हो जाएगी, ठीक है, जल्दी डिफ्लेक्ट कर जाएंगे। तो बस उनको अलग अलग करके हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा मैस आ रहा है, और फिर उनको बेटे हम कंबाइन करके मॉलिक्यूल भी फाइंड आउट कर सकते हैं और आइसोटोप्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बस इतनी चीज की है। हाँ जी, आइसोटोप्स भी निकाल सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ जी मेरा भाई, इसमें कोई मसला है तो मुझे बताओ अभी। हाँ जी, मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री में आपके पास बेटा पूरी डेरिवेशन हमने नहीं करनी, हमने अपनी एनालिटिकल केमिस्ट्री में डेरिवेशन बिल्कुल भी नहीं करनी है आपने सिर्फ प्रिंसिपल देखना है, ये जो मैंने ऊपर पैराग्राफ लिखा हुआ ये वाला, ठीक है। वही उसके बाद मेरा बेटा आपके पास प्रिंसिपल सेम है, प्रिंसिपल तो सेम ही होगा। आप ये डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो जो आपको सर ने लिखवाई हुई है, ठीक है। वर्किंग मेरा बेटा हमें करने की समझने की जरूरत नहीं है, वर्किंग में हमें सिर्फ ये चाहिए
ठीक है। वर्किंग में जो डेरिवेशन है वो आपने नहीं करनी, ठीक है। आपको वर्किंग में ये 4 स्टेजेस आपने लिखनी है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। और आगे ये आपका इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है, इंस्ट्रूमेंट आप वो वाला अपना वाला भी इस्तेमाल कर सकते हो जो आपके पास होगा, ठीक है। समझ आ गई मोइज बेटे? यस मैम। ठीक है, अच्छा। तो ये बड़े सिंपल टेक्निक्स हैं, हमने अपने मॉलिक्यूल को तोड़ा है, आयंस में कन्वर्ट किया है और आयंस को फिर हमने उनके मास के हिसाब से अलग अलग कर दिया है, ठीक है। आगे बेटे आपके पास है क्रोमेटोग्राफी, ये आपके सिलेबस में नहीं है मेरे ख्याल में, है ना? यस मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मेरा बच्चा, अब मुझे बताओ इस चैप्टर में और कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको प्रॉब्लम दे रहा हो, जो चीज समझ नहीं है? मैम आखिर में रिलेटिव एटॉमिक जो है ना मास स्पेक्ट्रोस्कोपी निकालने के लिए वो जो न्यूमेरिकल सा एक छोटा सा, हाँ बेटे वो आपके पास दिया गया है आइसोटोप्स के लिए। ये आइसोटोप्स है ना, फॉर एग्जांपल आपके पास आपका सैंपल है और उसमें क्लोरीन है और या नियॉन भी हो सकता है। तो क्लोरीन के मेरा बेटा आपके पास ना जो ग्राफ बनता है, बेसिकली इसका ग्राफ यूं होता है। कितना टाइम रह गया है? 2 मिनट रह गए। अच्छा अब इसमें बेटे देखो हमारे पास ग्राफ यूं करके आता है। क्लोरीन का जो 35 वाला मास है उसकी पीक हाई आई है और क्लोरीन जो 37 वाला बेटे आइसोटोप है उसकी पीक कितनी है। तो ये जो बेटे आपका ग्राफ है ना इधर वाला, ये रिलेटिव अबंडेंस शो करता है कि जी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 75% होता है और ये जो इसकी पीक हाइट है वो सिर्फ 25 है। मतलब जो हमारा सैंपल था उसमें 75% क्लोरीन 35 था और 25% कितना था? क्लोरीन 37 था, ठीक है। तो हम इनका ओवरऑल एक सिंगल मास निकालते हैं, उसे कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास ना, कि उसको अबंडेंस से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100 किया जाता है, ठीक है। क्लोरीन वाली एग्जांपल है ना आपके पास उधर? यस मैम। ये उसमें देखो ना, आपको 37 को मल्टीप्लाई किया होगा उसकी रिलेटिव अबंडेंस के साथ। यस मैम ऐसी है। ठीक है ना। इसी तरह 35 वाले को मल्टीप्लाई किया गया उसकी रिलेटिव अबंडेंस के साथ, कि मतलब आपके सैंपल में वो आइसोटोप कितनी मिकदार में है उसको डिवाइड किया गया होगा 100 के साथ, राइट? यस। ठीक है। तो इसका आंसर आएगा बेटा 35.5। ये 35.5 है, ये रिलेटिव एटॉमिक मास है, क्योंकि बेटा 0.5 में तो मास ही ना हो सकता। रिलेटिव का मतलब ये है कि उसकी अबंडेंस के लिहाज से हम क्लोरीन का मास पुट करते हैं 35.5। जो 0.5 है बेसिकली ये रिलेटिव मास है, कि दोनों आइसोटोप्स में से जिसकी मिकदार ज्यादा होगी रिलेटिवली मास जो है एटॉमिक मास उसके करीब होगा। तो ये इनकी अबंडेंस की वो दी हुई है रिलेटिव रेशियो, इसका क्या काम? बेटा रिलेटिव अबंडेंस की जो रेशियो है बेसिकली ये बताया गया ना कि कौन सा आइसोटोप कितनी मिकदार में मौजूद है हमारे नेचर में, हमारे सैंपल में कौन सा आइसोटोप कितनी ज्यादा मिकदार में। तो रिलेटिव अबंडेंस की रेशियो बेटा ये है, ये जो रेशियो नजर नहीं आ रही दोनों पीक्स के बीच में जो डिफरेंस है ये इसकी रिलेटिव रेशियो है। ठीक हो गया। अच्छा अब इसमें से जो भी कोई बेटा इशू होगा ना, आप मुझे दोबारा, 1 मिनट रह गया इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ। कोई भी और इशू हुआ तो आपने मुझे जरूर बताना है। इसकी जो क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आ रहे मुझे अलग से मैसेज कर देना, ठीक है। एक दफा इसको चैप्टर को अच्छे तरीके से रीड कर लो, जो लाइन जो सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा वो मुझे बताना, मैं आपको उसको ट्रांसलेट करके दे दूंगी। इस चैप्टर में आपने डिटेल बहुत ज्यादा नहीं करनी है, छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन अंदर से बनते हैं, इसमें लिखना थोड़ा है मगर इसका जो मटीरियल है ना उसके नंबर ज्यादा मिलेंगे आपको, ठीक है। स्लाइड्स चाहिए आपको? पीडीएफ में भेज दूं ये स्लाइड्स? भेज दे मैम। चलो मैं भेज, ठीक है। लेकिन ये बेटा ये स्लाइड्स बहुत डिटेल्ड हैं, ये पुरानी वाली बुक की मैंने बनाई थी और इसमें बहुत ज्यादा मतलब मैंने इंस्ट्रूमेंट्स एक्स्ट्रा डाले हुए थे। आपने हर चीज तैयार नहीं करनी है, आपने बेसिक सिर्फ और सिर्फ जो इसके है ना प्रिंसिपल, बेसिक पीक्स, बेसिक जो इसकी